हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, जिन बच्चों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर हौच-पौच करके मुश्किल सा लग रहा था ना, उनको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। जिनको ये चैप्टर अजीब सा लग रहा था ना, उनके लिए अब आसान हो जाएगा। छोटी सी वीडियो में इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी कर लेते हैं रिवीजन। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे ये चैप्टर का नाम है जो लिखा है। फिर इन्वायरमेंट का मीनिंग आपसे कोई नहीं पूछने वाला। इन्वायरमेंट के फंक्शंस आपको ध्यान रखने बहुत बेसिक लेवल पे। और मुझे उम्मीद है अभी तक आपके जितने भी पेपर हो चुके होंगे, टेस्ट हो चुके होंगे, यूटी हो चुके होंगे, उसमें किसी में भी इन्वायरमेंट के फंक्शन आपसे नहीं पूछे गए होंगे, क्योंकि बहुत बेसिक 8वीं 9वीं क्लास वाली बात होती है। फिर इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहां पर पोल्यूशन भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, ओजोन लेयर डिप्लेशन भी है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी है। ठीक है, उसमें ही एक मेन प्रॉब्लम है एफ्लुएंस ट्रैप। जी हां, सुनने में आपको अजीब सा लगेगा, कुछ बच्चों ने इसको इग्नोर कर रखा होगा, लेकिन ये एग्जाम के लिए द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है, ध्यान रखना। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। और इसके ऊपर ही हवा बनी हुई है कि क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आया तो इस टॉपिक में से आएगा बड़ा क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन यानी टॉपिक्स आपको डाल रखे हैं इस चैप्टर के। एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, एफ्लुएंस ट्रैप, एनवायरमेंटल क्राइसिस, डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है उसमें डाइकोटॉमी है। डाइकोटॉमी का मतलब दो हिस्से, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक एफ्लुएंस ट्रैप, दूसरा पॉवर्टी, गरीबी की वजह से भी और एफ्लुएंस ट्रैप की वजह से भी। तो एफ्लुएंस ट्रैप तो हम एक्सप्लेन कर लेंगे और पॉवर्टी आपको बताइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज आती हैं। यहां पर वो टाइम नहीं है कि आपको रट्टा मरवाऊं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, आपसे कोई पूछने भी नहीं वाला, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दूंगा जब इसका नंबर आएगा। तो शुरुआत करते हैं अपना मेन फंक्शंस यानी सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बाबू, यहां एनवायरमेंट बताने नहीं बैठा कि एनवायरमेंट होता क्या है। अपने आसपास की चीजें जितनी भी है, चाहे वो जिंदा है या मर गई हैं, सबका सम टोटल एनवायरमेंट है। अब इस एनवायरमेंट से यानी अपने आसपास की चीजों से हमें क्या क्या मिलता है। अगर हम फैक्ट्री के मालिक हैं, कंपनी के मालिक हैं, तो इसी एनवायरमेंट से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। इसी एनवायरमेंट से हमें वो लोग मिलते हैं जो हमारी फैक्ट्री में आके काम करेंगे। तो एनवायरमेंट से हमें मिलते हैं रिसोर्सेस, समझ रहे हो। अगर कोई कूड़ा कचरा या वेस्ट हमारे पास है तो हम उसको फेंक देते हैं ना। कभी सोचा है वो कूड़ा कचरा वेस्ट कहां जाता है? कोई उसको खा जाता है, अपने अंदर घुसा लेता है क्या? है जानवर कूड़ा कचरा खाते हैं क्या? नहीं, वो इन्वायरमेंट है, वो जमीन है जो उस कूड़े कचरे को अपने अंदर समा लेती है। आपको बताऊं, जिस कूड़े कचरे को वो अपने अंदर नहीं समा पाता इन्वायरमेंट, उसको बैन किया जा रहा है आजकल। जैसे कि जो पॉलीथीन है यानी प्लास्टिक के बैग्स हैं, उसको काफी जगह पर बैन किया जा रहा है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, यही देखते हुए, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के अंदर समाया नहीं जाता। तो जो वेस्ट एनवायरनमेंट अपने अंदर आसानी से समा लेता है, हमें उसी वेस्ट को यूज मतलब रिसाइकल भी कर सकते हैं और उसी वेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। और ऐसी चीजें जो एनवायरनमेंट अपने अंदर नहीं समा सकता, उसको कूड़े कचरे के तौर पर बाहर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो एनवायरनमेंट हमारा गंदा हो रहा है। एनवायरनमेंट है तो हमारी लाइफ जिंदा है। ऑक्सीजन मिल रही है पेड़ों से, पेड़ भी हमारा एनवायरनमेंट है। धूप मिल रही है सूरज से, सूरज भी हमारा एनवायरनमेंट है। चांद से मिलती है चांदनी, चांद भी हमारा एनवायरनमेंट है। जो हंसी खुशी प्यार मोहब्बत यारी दोस्ती, ये सब हमारे आसपास के लोगों से हमें मिली है, ये सब हमारा एनवायरनमेंट है। मम्मी पापा के साथ या फ्रेंड्स के साथ सपना नहीं होता घूमने जाएंगे, हिल स्टेशन जाएंगे, मनाली, कुर्ला, बांद्रा या कश्मीर या कन्याकुमारी, है ना, ऐसी जगह जाएंगे घूमने के लिए, कहीं पर भी जाएंगे मतलब घूमने के लिए। तो हिल स्टेशन वगैरह देखना, ब्यूटी देखना नेचर की, ये भी हमारा मन होता है। तो ये सब एनवायरनमेंट से मिलता है। और ना जाने बहुत सारे 36 फंक्शन है एनवायरनमेंट के। आपके कोर्स में 4 ध्यान रखने हैं। देखो पढ़वा देता हूं आपको प्यारे प्यारे। पहले नंबर पे एनवायरनमेंट से हमें रिसोर्स मिलते हैं। तो एनवायरनमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा। ठीक है। एनवायरनमेंट एसिमुलेट वेस्ट। एसिमुलेट का मतलब होता है समा लेना, अपने अंदर वेस्ट को समा लेता है। कूड़ा कचरा कहां गायब हो जाता है किसी को नहीं पता। ठीक है। फिर एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन, हमारी लाइफ को मेंटेन रखता है एनवायरनमेंट। सांस आ रही है एनवायरनमेंट से आ रही है, ठीक है, ओके। फिर एनवायरनमेंट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदरता, ब्यूटी, आपके आसपास की ब्यूटी। कौन सी ब्यूटी? नेचर की ब्यूटी की बात कर रहा हूं मैं, एनवायरनमेंट से मिलती है। नहीं तो ये कुछ फंक्शन है, बड़े लल्लू पल्लू टाइप क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पेपर में आने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। इसको एनसीईआरटी में लिखा है कि इसको एसिमिलेशन कैपेसिटी भी बोलते हैं। जी हां, जब वर्ड एसिमिलेट आ गया तो आपको पता ही लग गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं।
जैसे एक बंदे की लिमिट नहीं होती कि एक बार में कितने पराठे खा सकता है वो, मान लो आपकी लिमिट है कि आप एक बार में 4 पराठे खा सकते हो, लिमिट है ना। ऐसे ही हमारी धरती की, हमारे इन्वायरमेंट की लिमिट है कि वो एक बार में कितना कूड़ा अपने अंदर समा सकती है। तो जो लिमिट है ना, मान लो 10 किलो कचरा अपने अंदर संभालेगी, तो बोलेंगे 10 किलो कचरे की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है हमारे इन्वायरमेंट के पास। तो जितना भी डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन को आप कूड़ा कचरा समझो, जो भी डिग्रेडेशन होता है, तो लिखा क्या है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, कूड़ा कचरा समाने की कैपेसिटी। इससे बाहर हमें कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। अब देखो आपको एक बात बताता हूं, इन्वायरमेंट से हम रिसोर्स निकालते हैं ना, निकालने को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अब देखो जो ये क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनता है, तो हम समुद्र में से या जमीन के अंदर तेल के कुएं होते हैं वहां से निकालते हैं उसको, लेकिन वो जमीन के अंदर बन भी रहा है। वैसे तो लाखों करोड़ों ईयर का प्रोसेस है, लेकिन लाखों करोड़ों ईयर तो हो चुके हैं, पता नहीं कितने युग बीत चुके हैं, अब हम यहां पर हैं। तो डेली कुछ ना कुछ बन रहा है। मान लो डेली 10 लीटर क्रूड ऑयल जमीन के अंदर बन रहा है और डेली आप 11 लीटर निकाल रहे हो, तो कभी ना कभी तो ये खाली हो जाएगा कुआं। तो जितना जमीन में बन रहा है, बनने को बोलते हैं हम रीजनरेशन, जनरेशन नहीं बोलते, रीजनरेट होना बोलते हैं। तो जितना रीजनरेट हो रहा है उससे ज्यादा हमें नहीं निकालना चाहिए। यानी अपनी भी एक कैपेसिटी होती है एनवायरनमेंट की कि वो रिसोर्सेज को कैरी कर सकता है। कैरी करते हो ना आप, हैंड बैग कैरी करते हो, स्कूल बैग कैरी करते हो, मोबाइल फोन कैरी करते हो, तो हमारा एनवायरनमेंट भी रिसोर्सेज कैरी करता है। तो ये हमारे रिसोर्स को कैरी करने की कैपेसिटी होती है। अगर हम इस कैरी करने की कैपेसिटी को वायलेट कर देंगे, यानी उसका उल्लंघन कर देंगे, तो हमारे एनवायरनमेंट में आ जाएगा क्राइसिस, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैरिंग कैपेसिटी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी में साफ लिखा है कैरिंग कैपेसिटी का मतलब 2 लाइनों से है। पहली लाइन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन, यानी जो रिसोर्स निकालते हो जमीन से वो स्पीड कम होनी चाहिए। किससे? उस स्पीड से जिस स्पीड से रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं। और दूसरी बात, हमें कूड़ा कचरा उतना ही फैलाना चाहिए जितनी इन्वायरमेंट की कैपेसिटी हो उसको अब्सॉर्ब करने की। तो लिखा है जनरेशन ऑफ वेस्ट, यानी डिग्रेडेशन है ये, शुड रिमेन विद इन द एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, 2 बातों का मतलब कैरिंग कैपेसिटी है। और जब ये फुलफिल नहीं होगी दोनों बातें, नॉट फुलफिल्ड, तो आ जाएगा एनवायरमेंट में क्राइसिस। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी। और इन्वायरमेंटल क्राइसिस दोस्तों इतने सारे तरीके का हो सकता है तुम्हारे पास। ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जब बढ़ने लग जाता है, पूरी पृथ्वी पे गड़बड़ी हो जाती है गर्मी के कारण, वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। पूरे ग्लोब में वार्मिंग, ऐसा नहीं कि हर एक कंट्री में गर्मी आ जाएगी, पूरी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। समझ रहे हो? इसके गर्म होने से क्या होता है, जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है ना, ग्लेशियर, वो पिघलने लगते हैं। वो पिघलते हैं तो नदियों में पानी ज्यादा हो जाता है, नदियों में पानी ज्यादा हो जाता है तो कहीं कहीं बाढ़, फ्लड आ जाती है। अब गर्मी हो गई है तो कहीं कहीं जहां पर खेती में पानी चाहिए होता है वहां से पानी सूखने भी लग जाएगा, तो कहीं कहीं ड्राउट यानी सूखा आ जाएगा। अब नदियों में पानी ज्यादा था तो समुद्र में पानी ज्यादा हो जाएगा, समुद्र में पानी ज्यादा हो जाएगा तो समुद्र के आसपास के इलाके जिनको कोस्टल एरिया बोलते हैं, वहां पर फ्लड आ जाएगी, वहां पर रहने का इलाका कम बचेगा, है ना। कुछ गर्मियों की बीमारियां होती हैं जिनको बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसीज, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया टाइप, ये ज्यादा फैलने लग जाती है। समझ लो, तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ग्रीन हाउस गैसेस तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब इसके एग्जांपल है। ग्रीन हाउस का गैसेस क्या करती है? मान लो ये सूर्य देवता है, ये हमारी जमीन है, तो सूरज की किरणें जमीन पे आती हैं, ऐसे टप्पा खा के वापस चली जाती हैं, ऐसे किरणें आती है, टप्पा खा के वापस चली जाती है। तभी गर्मियों में देखते हो जमीन गर्म है और शाम के टाइम में ठंडी भी हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? ऊपर एक लेयर बना लेती है, इनको और ऊपर नहीं जान देती, इन गैसेस को, इन किरणों को यहां पर रहने देती है, एनवायरमेंट के अंदर रह जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस ने लेयर बनाई, तो ये सूरज की किरणों से जो गर्मी पैदा हुई वो यहीं रह गई, एनवायरमेंट में यहीं रह गई, तो एनवायरमेंट में फैल जाती है गर्मी, सब कुछ हो जाता है गर्म। समझे? ग्रीन हाउस गैस नहीं होनी चाहिए ताकि ऊपर लेयर ना बने, ये अपना ऊपर जाए, समझे? तो गर्मी हो जाती है। फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी जो पृथ्वी में एक स्ट्रेटोस्फेयर है, जैसे एटमॉस्फेयर होता है ऐसे 5 लेयर होती है, उसमें एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, लेयर बना रखी है ओजोन गैस की। वो ओजोन गैस सूरज की किरणों में एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, यूवी रेस, उसको पृथ्वी पे आने से रोकती है। कवर है मान लो पृथ्वी का, ठीक है, अगर वो रेस इंडिया में कह रहा हूं, ये किसी भी पृथ्वी में किसी भी तरीके से आ जाए तो पृथ्वी पे छा जाएगी स्किन कैंसर की प्रॉब्लम,
वो स्किन पे टच होती है ना, तो स्किन कैंसर और भी बीमारियां होने के चांस होते हैं, तो वो हो जाएगी। और धीरे धीरे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट का मतलब इसका खात्मा। लेकिन अब हाल ही के कुछ दिनों में देखा गया है कि ये वापस से बनने लगी है। ये ओजोन की जो लेयर थी ओजोन गैस की, वो किस वजह से डिप्लीट हो रही थी? जो हम सामान इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, हेलोकार्बन्स होते हैं, उसकी वजह से 10वीं क्लास की साइंस में उनको प्यार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते थे, CFC। फिर ब्लोरोफ्लोरोकार्बन, BFC, एक हेलोकार्बन्स। ये किन चीजों में होते हैं? डीओ, फुसफुस यूज करते हैं, AC यूज करते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। कुछ चीजें काम की है, कुछ चीजें काम की नहीं है, लेकिन उनकी वजह से हो रही है जो भी हम लेटेस्ट चीजें यूज कर रहे हैं। तो ये इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। 4 टाइप का पोल्यूशन होता है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। आपको यहां पर 2 बातें ध्यान में रखनी है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 1974 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था। इसने 17 इंडस्ट्रीज ऐसी आइडेंटिफाई की थी जो पॉल्यूट कर रही थी। अब पेपर में MCQ क्वेश्चन में आ सकता है कि कितनी इंडस्ट्रीज इसने आइडेंटिफाई की। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है इसकी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आज भी ये बहुत एक्टिव है, अखबारों में देखने को बहुत मिलता है। और ये सिर्फ एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की बात करता है और दूसरे पोल्यूशन की बात नहीं करता। जमीन की, सॉइल की क्वालिटी खराब होने को लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। इतना बस ध्यान रख लो। दीज आर द मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और ये आपको ध्यान में रखनी है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका एफ्लुएंस ट्रैप। ट्रैप का मतलब दोस्तों जाल होता है जिसमें फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते। एफ्लुएंस का मतलब होता है खुशी, खुशी का जाल। हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, फैसिलिटी एंजॉय करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ताकि हमारे देश की ग्रोथ हो जाए। अब उन रिसोर्सेज की वजह से जो हमने फैक्ट्रियां लगाई हैं, ग्रोथ करी है, उससे ही पोल्यूशन फैल रहा है ना। हम उसको ओवर यूज कर रहे हैं, तो अपनी तरक्की के चक्कर में हम नुकसान कर बैठ रहे हैं। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा कर रही है जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं रिसोर्सेज को यूज करने की। बहुत फास्ट स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज को वो किल कर रही हैं। समझ रहे हो? हमारे भी बहुत सारी कंट्रीज कर रही हैं, लेकिन रिच कंट्रीज में ज्यादा देखा जा रहा है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में रिसोर्सेज किल हो रहे हैं, उसकी वजह से इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज कॉल्ड एफ्लुएंस ट्रैप। अब यहां पर डाइकोटोमी वाला मैंने एक बात छेड़ी थी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पोज अ डाइकोटोमी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूलों के प्री बोर्ड में देखने को मिला था। डाइकोटोमी का मतलब 2 पार्ट। गरीबी की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि गरीब लोग क्या होते हैं, हम भी गरीब लोग हैं यार, लेकिन जो एक्सट्रीम गरीब लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो पेड़ों को काट के, डिफोरेस्टेशन करके, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके वो खाना बनाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है। पेड़ों की संख्या कम होती है एक तो, ठीक है, और ऊपर से कुकिंग के लिए लकड़ी का यूज करना भी लाभप्रद नहीं है, नुकसानदायक ही है ना। एनक्रोचमेंट करते हैं। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। जंगल जैसे इलाकों के अंदर अपना घर बना के बैठ जाते हैं जहां पर पेड़ होने चाहिए, पेड़ों को काट के अपनी घर जैसी जगह बना लेते हैं। ऐसे अमीर लोग भी कर रहे हैं, फार्म हाउस वगैरह बना के। ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। फिर ये मैंने बताया एफ्लुएंस ट्रैप। खुशी के चक्कर में फैक्ट्रियां इतनी बना दी हैं, बस पूछो मत। खुद तो पैसा छाप रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में एक सोशल नुकसान हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। आगे आ जाते हैं भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट जो हमेशा तक सस्टेन रहे। सस्टेन मतलब मेंटेन रहे। तो रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी काम आ सके। यानी प्रेजेंट में रिसोर्स इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि फ्यूचर के लिए बचे रहे वो, यानी वो भी डेवलप रहे यार, उनको भी खुशी मिले। पेट्रोल के बारे में आजकल ऐसी बात की जाती है कि पेट्रोल को इस तरह लिमिटेड इस्तेमाल करो, जितना जरूरी है उतना इस्तेमाल करो, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी क्रूड ऑयल खत्म हो रहा है जिससे पेट्रोल या डीजल बनता है। क्यों? क्योंकि जितना रीजनरेट नहीं हो रहा उससे ज्यादा हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नहीं, कर चुके हैं या कर रहे थे या अब भी कर रहे हैं। तो फालतू में अफरा तफरी इधर उधर स्कूटी मत भागो, जितना जरूरी काम है उतना काम करो। समझ रहे हो? तो अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए, 7 पॉइंट दिए हुए, होने का 70 हो सकते हैं। आप कोई भी 4-5 याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। लिखा हुआ है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो बहुत पुराने हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल वो हैं जो हाल ही में डेवलप हुए हैं, जैसे कि सोलर पावर, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर से भी। थर्मल पावर मतलब कोयले से, नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होती है, तो वो नुकसानदायक है। अब सोलर पावर से करो, है ना, तो फायदा होगा। क्लीनर फ्यूल्स का यूज करो, जैसे कि सीएनजी वगैरह यूज करो, इसमें पोल्यूशन के चांसेस कम होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल की बात बताता हूं। देखो, हमारे देश में बिजली बनती है पानी से, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर। बिजली बनती है कोयले से, उसको बोलते हैं थर्मल पावर। मोर देन 60% बिजली थर्मल पावर से, कोयले से बनती है।
ठीक है। बिजली बनती है एटॉमिक एनर्जी से, उसको बोलते हैं एटॉमिक पावर। बिजली बनती है सूरज की किरणों से, उसको बोलते हैं सोलर पावर, ठीक है। हाइड्रो पावर की बात करते हैं, आपने बांध देखे डैम, ऐसे पानी गिरता है धड़ धड़ धड़, नीचे पंखा से लगा होता है, गुरु गुरु बिजली बनती है। तो ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ों के अंदर नेचुरली झरने बह रहे हैं, ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है, उसके नीचे छोटे छोटे प्लांट्स लगा दो। बहुत सारी जगह पहाड़ों का इलाका है इंडिया के अंदर, बहुत सारी जगह छोटे छोटे प्लांट लगा के बिजली बनानी शुरू कर दो। उन छोटे छोटे प्लांट्स को बोलते हैं मिनी हाइडल प्लांट। हाइडल मतलब हाइड्रो, उससे ही हुआ है, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस को ध्यान में रखो, कुछ हमारे पुराने पैतरे हैं उनको यूज करो ताकि हम लॉन्ग टर्म तक अपने रिसोर्सेज को बनाए रखें। पुराने पैतरों की बात आई तो एक बात बताता हूं आपको, मेन बात मैं बताता हूं। कोई मोर की शक्ल देखकर यह बता सकता है कि मोर सांप को खाता होगा? कितना सुंदर लगता है ना मोर, नहीं? खेतों के अंदर मोर, उल्लू कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल हैं, ठीक है, वो खा जाते हैं। तो हमें जरूरत नहीं कि हम कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करें अगर हम नेचुरल तरीके से चलें। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब यह है कि हाँ, व्हीकल वगैरह यूज मत करो, इतने तांगे वांगे का यूज कर लो छोटी मोटी दूरी को नापने के लिए, क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल वगैरह यूज नहीं हो रहा। और फिर दिया हुआ है यूज ऑफ बायो कंपोस्ट और कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट। बायो कंपोस्ट करना चाहिए, बायो पेस्ट भी करना चाहिए। बायोपेस्ट का मतलब बायोलॉजिकल तरीके से पेस्टिंग करना चाहिए, कीड़ों मकोड़ों को मारने के तरीके। और बायो कंपोस्ट का मतलब जो जैसे नहीं बायोगैस प्लांट बनाते हैं, सारा कूड़ा कचरा गड्ढा किया उसमें डाल दिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाती है। तो ऐसे कुछ तरीके अपनाने चाहिए, चीजों को इस्तेमाल लाना चाहिए, रिसाइकल करने का पर्पस है बेसिकली, ठीक है। और चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो हमारा खाने और फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने का तरीका है वो बड़ा अनसस्टेनेबल है, यानी ऐसा है कि वो लंबे समय तक रहेगा नहीं। तो हमें चीजों को ख्याल रखना चाहिए, लंबे समय तक चीजें बनाए रखनी चाहिए और इस तरीके से कंजम्पशन और प्रोडक्शन का पैटर्न चलाना चाहिए कि वो आगे भी लोगों के काम आए। तो यार ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको अगर सारे समझ नहीं आते कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात है, ठीक है। 7 पॉइंट तो कोई माइकल लाल भी नहीं पूछेगा आपसे, समझ लो। मैक्स टू मैक्स 6 पॉइंट पूछेगा और 6 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर बन भी गया तो 6 पॉइंट, यार 6 पॉइंट तो आने चाहिए तुम्हें, ठीक है। कम से कम इसके 4 पॉइंट ध्यान में रखो, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिए थे। तो ये इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैप्टर है जो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक यूनिट के अंडर लाई करता है। तो इसकी मैंने कॉन्सेप्ट मैपिंग बताई है आपको। अगर आप चाहते हो कि किसी और चैप्टर की भी कराऊं, मेरे को पता है जो आप कमेंट में लिख रहे हो वो चैप्टर ड्यूज हैं, लेकिन जो बच्चे और दूसरे चैप्टर चाहते हैं, किसी और चीज की प्रैक्टिस चाहते हैं, फटाक से कमेंट में बताते रहो, मैं उसके लिए लिस्ट बना रहा हूं और आपके पेपर से पहले सारे के सारे कंटेंट आपके पास डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।